पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कयोका ने किस तरह टाइमली वहां पहुंच के मियो को बचा लिया था। अब हम देखते हैं कि कयोका काया से पूछता है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। काया एरोगेंट लड़कियों की तरह उसे रिप्लाई करती है कि उसने ये सभी कुछ जान के नहीं किया, उसकी कोई मिस्टेक नहीं, वो तो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। मियो के पास कोई एबिलिटी नहीं, लेकिन उसके पास तो है ना। उसके पेरेंट्स हमेशा उसे ये बताते रहे हैं कि वो मियो से बेटर है, तो जाहिर है कि उसे ही कयोका से शादी करनी चाहिए। कयोका उसे स्कोल्ड करता है और कहता है कि वो ये कैसे सोच सकती है कि वो किसी एरोगेंट लड़की से शादी करेगा। इसके बाद वो मियो को उठाए हुए घर की तरफ निकल पड़ता है। इसका मतलब था कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन सीन अब किंग पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि किंग बहुत गुस्से में था क्योंकि मिनोरू योसुबा फैमिली की एबिलिटीज को हासिल नहीं कर पाया था। वो कयोका कोडो और मियो की शादी नहीं होने देना चाहता था क्योंकि वो दोनों किंग के लिए मुसीबत बन सकते थे। अब अगले दिन मियो की आंख खुलती है और वो देखती है कि कयोका उसके पास बैठा हुआ है। वो उठने की कोशिश करती है मगर उसकी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था कि वो उठ ही नहीं पाती। इसीलिए कयोका उसकी हेल्प करता है। वो एक बार फिर से उसे बचाने के लिए उसको थैंक्स बोलती है। अब जब यूरी मियो को देखती है तो खुशी से रोने लगती है। मियो पूछती है कि क्या सब लोग ठीक हैं, तो कयोका उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल सब ठीक हैं, लेकिन तुम्हारा घर पूरी तरह जल चुका है। ये सुन के मियो थोड़ा सैड हो जाती है और कयोका से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक आखिरी बार अपने घर जाना चाहती है। कयोका इस पे मान जाता है। कुछ वक्त बाद वो दोनों मियो के घर पहुंचते हैं। मियो तो सब कुछ देख के अंदर से टूट जाती है। कयोका उसे बताता है कि तुम्हारे फादर कनोको और सभी मेड्स विलेज वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस सब में सबसे बड़ा हाथ मिनोरू का था, लेकिन उसे पब्लिकली किसी के सामने भी नहीं आने दिया गया। यही वजह थी कि मिनोरू की फैमिली हेड पोजीशन उससे लेके उसके बड़े बेटे को दे दी गई थी। अब मियो अपनी मॉम के लगाए चेरी ब्लॉसम ट्री को आखिरी बार देखती है और इमोशनल हो जाती है। वो जैसे ही उसे टच करती है उसमें से एक तेज लाइट निकलती है और फिर वो पूरा ट्री ऐश में बदल जाता है। कुछ वक्त बाद अब वो दोनों घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कोजी मिलता है तो वो मियो से अकेले में बात करने की परमिशन मांगता है, जिसपे कयोका मान जाता है। कोजी मियो को थैंक्स बोलता है क्योंकि कयोका ने उसे बताया कि कोजी ने मियो को ढूंढने में उसकी बहुत हेल्प की, मगर कोजी को लगता है कि उसने कुछ स्पेशल नहीं किया। अगर वो कयोका की तरह स्ट्रांग होता तो वो अपने फादर को वक्त पे रोक लेता। वो बताता है कि काया को पनिशमेंट के तौर पे एक काफी स्ट्रिक्ट फैमिली के विला में मेड बना के भेजा जा रहा है और खुद वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है ताकि खुद को और स्ट्रांग बना सके। वो स्ट्रांग बनना चाहता था ताकि अगली बार वो खुद से जुड़े लोगों को सेफ रख सके। तो वो मियो को गुड बाय कहता है और चला जाता है। घर पहुंच के मियो और कयोका ऑफिशियली एंगेजमेंट कर लेते हैं। मियो ब्लश करते हुए सोचती है कि उसे एक अच्छी लेडी बनने की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो कयोका से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो इस सब की ट्रेनिंग ले सकती है, तो कयोका अपनी बिग सिस्टर को इस सब के लिए वहां बुलाता है। अगले दिन कयोका की बिग सिस्टर हज़ुकी आती है। मियो उसे वहां आने के लिए थैंक्स बोलती है, जिस पर हज़ुकी भी मियो को देख के बहुत इम्प्रेस होती है और उसे हग करती है। वो उसे इतनी प्यारी लगती है कि वो कहती है कि मैं इसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ। लेकिन कयोका जो उन दोनों की बातें ओवरहियर कर रहा था फौरन वहां आता है और हज़ुकी को इस सब से मना करता है। हज़ुकी उसे काम डाउन करती है और कहती है कि भाई मैं इसे कहीं नहीं लेके जा रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम लोनली फील करोगे। हज़ुकी समझाती है कि लेसन सीखने से पहले मियो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये सब कुछ क्यों सीख रही हो। एक्चुअली 2 महीनों बाद एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और ये मियो के लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि उसने जो कुछ भी सीखा वो वहाँ पे शो करे। इससे मियो को डाउट होता है कि क्या वो इतनी जल्दी सीख सकेगी, मगर हज़ुकी उसे तसल्ली देती है कि तुम पहले से ही काफी डिसेंट हो, इसलिए जल्द ही सीख जाओगी। रात को जब हज़ुकी चली जाती है तो मियो खुद से उन लेसन्स को रिपीट करने की कोशिश करती है। इसके बाद जब वो सब सो जाते हैं तो अचानक कयोका जागता है। उसे कुछ अजीब फील होता है। वो फौरन मियो के रूम की तरफ भागता है और देखता है कि वो सोते हुए डर रही है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और आहिस्ता आहिस्ता मियो काम डाउन हो जाती है। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये एबिलिटी कौन यूज कर रहा है, क्योंकि घर के बाहर जो मैजिकल फेंस थी वो तो बिल्कुल ठीक थी और आज उनके घर में उसकी बहन के अलावा भी कोई नहीं आया था। वो डिसाइड करता है कि वो इस सब पे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में कुछ लोग अजीब तरह की ड्रेसिंग में मौजूद होते हैं और वो कुछ मैजिकल टाइप की चीज कर रहे होते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा सा स्टोन जो एक ग्रेव की तरह दिखता था अचानक टूट जाता है और उसके अंदर से बहुत अजीब फेसेस वाले ग्रो स्टिक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन कयोका, जनरल मसाशी और कजुशी को किंग के बेटे तकाई हिटो के पास बुलाया जाता है।
तकाहीटो के पास रिवेलेशन एबिलिटी थी, जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर में आने वाली किसी भी मुसीबत के बारे में पता चला सकता था। किंग की अपनी तबीयत खराब थी, इसीलिए उसका बेटा ये सब देख रहा था। तकाहीटो ने बताता है कि फॉरबिडन लैंड के अंदर एक हिडन सिमेट्री है, जहां उन लोगों की बॉडीज छुपाई जाती हैं जिनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज होती हैं। अगले दिन कयोका, जनरल मसाशी और कजुशी को किंग के बेटे तकाहीटो के पास बुलाया जाता है। तकाहीटो के पास रिवेलेशन एबिलिटी थी, जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर में आने वाली किसी भी मुसीबत के बारे में पता चला सकता था। किंग की अपनी तबीयत खराब थी, इसीलिए उसका बेटा ये सब देख रहा था। तकाहीटो ने बताता है कि फॉरबिडन लैंड के अंदर एक हिडन सिमेट्री है, जहां उन लोगों की बॉडीज छुपाई जाती हैं जिनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज होती हैं। उनमें से बहुत सी सोल्स रिवेंज लेने के लिए बाहर आती हैं, इसीलिए उन्हें सील कर दिया जाता है। लेकिन रात को वो सील टूट गई और अब बहुत सारी क्रिएचर्स बाहर आ चुकी हैं। अगर उन्हें दोबारा वहां सील ना किया गया तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। तकाहीटो मजीद बताता है कि कयोका उसके फियांसे मियो को आने वाले वक्त में बहुत सी मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा। कयोका ये सुन के परेशान हो जाता है, मगर वो प्रॉमिस करता है कि वो मियो को सेफ रखेगा। दूसरी तरफ हज़ुकी मियो को ट्रेन कर रही थी। वो उसे वेस्टर्न ड्रेसिंग पहनना, एक लेडी की तरह चलना और स्माइल करना सिखाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ मियो बहुत इम्प्रूव कर रही थी और हज़ुकी के साथ टाइम स्पेंड करके वो उससे इम्प्रेस भी होने लगी थी। इधर कयोका तकाहीटो की बातों को याद करके और परेशान होता है। वो मियो के ड्रीम्स को इन सब बातों से लिंक करता है। वो जानता था कि यसूबा फैमिली के पास ऐसी एबिलिटीज हैं जो दूसरों के माइंड को ब्रेन वॉश कर सकती हैं। इसीलिए उसे ये डाउट था कि ये जरूर उनके किसी एनिमी का ट्रैप हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि यसूबा नाम का और कोई भी शख्स उस टाउन में मौजूद नहीं, सिवाय मियो की मॉम के। कयोका अपने बंदे को ऑर्डर करता है कि मियो की मॉम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो ताकि इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व किया जा सके। अगले दिन अराटा नामी एक शख्स जो रॉयल मिनिस्ट्री से आया था, वो कयोका के पास आता है। वो बताता है कि जिन लोगों ने कल फॉरेस्ट में वो मैजिक किया वो वहीं बेहोश पड़े मिले हैं और उन्हें अरेस्ट तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आए, इसलिए उनके बारे में और पता नहीं चल सकता। अब तक अप्रोक्सीमेटली 20% क्रिएचर्स को वापस सील कर दिया गया है, मगर बाकियों को सील करने के लिए हमें आपके स्पेशल यूनिट की हेल्प चाहिए होगी। ये सुन के कयोका को डाउट होने लगता है कि इराटा झूठ बोल रहा है। वो जान चुका था कि वो रॉयल मिनिस्ट्री से नहीं आया, मगर फिर उसका ये सब बात करने का पर्पस क्या था। इराटा बताता है कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी चलाता है और किंग से उसके बहुत पुराने संबंध हैं, इसीलिए वो यहाँ निगोसिएशन के लिए आया है। अब रात के वक्त कयोका और उसकी यूनिट उस फॉरबिडन लैंड में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है। जिन सीलों को वहां तोड़ा गया था उन्हें देख के लगता था कि उन्हें कर्ज किया गया है और कजुशी उन सील्स पर से कर्ज को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर वो रियलाइज करता है कि उनमें से किसी एक के अंदर इतनी पावर है कि वो अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता। अब फॉरेस्ट पे तभी अचानक से अटैक हो जाता है और सभी लोग उन क्रिएचर से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ मियो एक और डरावना ख्वाब देखती है, जिसमें वो खुद को एक डार्क प्लेस पे देखती है और ये भी कि कोई मॉन्स्टर उस पे अटैक कर रहा है। वो डर के उठ जाती है। तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आफ्टरनून मियो यूरी और हज़ुकी के साथ बाहर एक लेडी की तरह चलने की प्रैक्टिस करती है, मगर वो वीकनेस की वजह से अनकॉन्शियस होकर गिरने लगती है। इससे पहले कि वो जमीन पे गिरती, इराटा उसे बचा लेता है। मियो अपनी सेंसेस में वापस आती है और इराटा को अपोलोजाइज करती है कि उसने उसे तकलीफ दी। इराटा उसे तसल्ली देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। घर वापस जाके अब मियो आराम करती है। इधर कयोका को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था क्योंकि वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से वो मियो को टाइम नहीं दे पा रहा था। अगली सुबह मियो को दोबारा से वही डरावना ख्वाब आता है और एक बार फिर से वो बुरी तरह जाग जाती है। इधर हज़ुकी ने भी उसकी ट्रेनिंग रोक दी थी क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। सीन चेंज होता है और हम कयोका की वर्क प्लेस देखते हैं, जहाँ वो बहुत परेशान होता है। उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर्स बढ़ती जा रही हैं, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी जरूरी थी। लेकिन ये मामला जनरल मसाशी संभाल लेता है। उसी रात मियो चुपके से कयोका के पास आती है और दोनों एक साथ चाय पीने बैठते हैं। कयोका मियो से अपोलोजाइज करता है कि वो काम की वजह से उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाता। वो उससे सॉफ्टली पूछता है कि क्या कोई परेशानी है। मियो पहले तो मना करती है, लेकिन जब कयोका उसे बार बार पूछता है और कहता है कि वो उसे बहुत याद करता है, तो मियो मान जाती है कि वो भी उसे बहुत मिस करती है। कयोका उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम उदास हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, अगर लोनली फील करती हो तो ये भी कहना चाहिए।
वो उसे सपोर्ट करना चाहता था, उसके इमोशंस को जानना चाहता था। ये देखकर मियो सैड हो जाती है और उसे हग करती है। अगले दिन एक स्ट्रेंजर मियो के घर डोर बेल करता है। दरअसल वो इराटा था जो कयोका से मिलने आया था। ये सोच कर कि आज शायद कयोका घर पे ही होगा, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कयोका तो अपने ऑफिस में है। इराटा मियो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और मियो भी उसे अपना नाम बताती है, लेकिन इराटा कहता है कि उससे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि मियो तो अब पूरे टाउन की मेन हेडलाइन बन चुकी है, वो लड़की जिसे कयोका कोडो ने चूज किया। फिर वो आयरॉनिकली कहता है कि जितना क्रूअल कयोका है वो वैसा ही निकला। मियो हैरत से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। इराटा गुस्से में कहता है कि कयोका अपनी फियांसे का ख्याल नहीं रखता, वो इतनी वीक और पेल हो चुकी है, प्रैक्टिस करते हुए वो अनकॉन्शियस हो गई। मगर मियो उसकी बात काट के कहती है कि कयोका ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो क्रूअल नहीं है। मगर मियो को दोबारा से चक्कर आने लगते हैं। इराटा फौरन उससे अपोलोजाइज करता है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। वो कहता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। वापस आके इराटा ऑफिस में कयोका को बताता है कि मिनिस्ट्री ने उसका लेटर अप्रूव कर लिया है। मीटिंग के बाद जब वो जाने लगता है तो कयोका को बताता है कि वो उसके घर चला गया था, जहां उसकी फियांसे से भी वो मिला। इराटा थोड़ा रूडली कयोका से कहता है कि मियो जैसे फियांसे किसी भी मर्द का ख्वाब हो सकती है, और वो जिस तरह कयोका उसे इग्नोर करता है वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। वो कहता है कि कयोका कुछ भी समझ नहीं पा रहा, उसकी फियांसे बहुत वीक हो रही है और ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं। कयोका भी काफी एरोगेंट होकर उससे पूछता है कि वो उससे क्या कहना चाहता है। इराटा बताता है कि उसने मियो को उस दिन गिरने से बचाया और उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई है, उसका फेस भी काफी पेल हो गया है। वो बताता है कि कयोका जैसा शख्स मियो को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा अपने काम को ही प्रायोरिटाइज करता है। उसी रात कयोका को पता चलता है कि मियो की मॉम सुमी यसुबा एक डिफरेंट फैमिली नेम से रजिस्टर्ड है, और वो नेम है सुमी सतरुकी। वो फौरन समझ जाता है कि इराटा भी तो इसी फैमिली से है। कयोका फौरन घर जाता है और मियो को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि वो आग के पास खड़ी है और उसकी बॉडी काफी वीक दिख रही है। वो उससे गुस्से से पूछता है कि वो उससे सब कुछ क्यों छुपा रही है, क्यों उसे नहीं बताती कि वो उस दिन अनकॉन्शियस होकर गिरने लगी थी। कयोका ये भी कहता है कि वो जानता है कि मियो को डरावने ख्वाब आ रहे हैं। मियो कहती है कि वो उसे इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था। इस सुनकर कयोका गुस्से में कहता है कि असल में तो वो थकी हुई है। अगर उसे ये रियलाइजेशन होती कि मियो इतनी वीक हो जाएगी तो वो कभी उसे स्टडी करने की परमिशन नहीं देता। मगर फिर फौरन ही उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा है। मियो रोने लगती है। मियो तब एक बार फिर से जमीन पे गिर जाती है। कयोका काफी रेग्रेट फील करता है कि उसने इस तरह मियो को क्यों स्कोल्ड किया। मियो को देख के वो डिसाइड करता है कि वो उसे इराटा के घर ले जाएगा ताकि वो ठीक हो सके। इराटा के घर पहुंच के मियो को होश आ जाता है और वो खुद से चलने लगती है। अंदर जाते हुए कयोका हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि वहाँ एक चेरी ब्लॉसम का ट्री भी मौजूद है, जबकि अभी समर सीजन चल रहा था। इराटा आगे आता है और उन दोनों को यसुबा फैमिली में वेलकम करता है। तब कयोका और मियो दोनों को पता चलता है कि इराटा मियो का कजन है। कयोका फौरन पूछता है कि क्या मियो के डरावने ख्वाबों के पीछे उसका या उसकी फैमिली का हाथ है। इराटा इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ये सभी कुछ हमारी फैमिली पावर है, लेकिन असल में ये ख्वाब तो खुद मियो की पावर की वजह से आ रहे थे। कयोका हैरान होता है क्योंकि मियो के पास कोई भी स्पिरिट साइट नहीं थी। इराटा उसे बताता है कि आमतौर पे स्पिरिट्स को देखना एक लो लेवल स्ट्रेंथ है, कि कोई भी इंसान फ्यूचर में अपनी सुपरनैचुरल पावर को एक्टिवेट कर सकेगा या नहीं, मगर हमारी फैमिली में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि वो खुद भी स्पिरिट्स को नहीं देख सकता। इतने में यसुबा फैमिली के हेड यानी मियो के ग्रैंडफादर और सुमी के फादर, जिनका नाम योशिरो था, आ जाते हैं। अब वो सब अंदर बैठ के बात करने लगते हैं। मियो को अंदर जाते ही बहुत अच्छा लगता है और उसकी तबीयत भी ठीक होने लगती है। कयोका सीधा सवाल करता है कि मियो के इन ख्वाबों को रोकने का क्या तरीका है। उसके जवाब में इराटा कंडीशन बताता है। वो कहता है कि कयोका को अपनी एंगेजमेंट मियो से तोड़नी होगी और बदले में वो मियो के इन ख्वाबों को खत्म कर देगा, क्योंकि इराटा मियो को अपनी फैमिली में वापस लाना चाहता है। कयोका गुस्से से पूछता है कि उन्होंने पहले मियो को क्यों नहीं ढूंढा। योशिरो जवाब देता है कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि मियो अब जाके अपनी पावर को एक्टिवेट करेगी, लेकिन अब जब उसकी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी हैं, और असल बात तो ये थी कि उसकी पावर्स बहुत रेयर और वैल्यूएबल थी। उनकी फैमिली में भी इस तरह की पावर्स किसी के पास नहीं थी, इसीलिए वो मियो को दोबारा से खुद के पास रखना चाहते थे। वो मियो की पावर को ड्रीम साइट कह के बुलाते हैं, यानी ख्वाबों में एंटर हो के किसी भी माइंड को कंट्रोल करना और फ्यूचर में होने वाली किसी भी मुसीबत को रोकना। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि मियो उनके पास रहे और कभी भी बाहर ना जा सके।
कयोका मना कर देता है कि वो मियो को उनके पास नहीं छोड़ेगा, लेकिन इराटा कहता है कि तुम्हें हमारी फैमिली में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। वो चाहता है कि कयोका वहां से चला जाए, मगर कयोका हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि वो खुद ही मियो की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। ये देख के इराटा खुद मियो से पूछता है कि वो कहाँ रहना चाहती है। हैरत की बात ये थी कि मियो कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता। ये सुन के कयोका का दिल टूट जाता है। मियो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो कयोका को और ज्यादा तंग नहीं करना चाहती थी। इराटा इस बात का फायदा उठाता है और कहता है कि क्यों ना हम एक डुअल लड़ें। अगर कयोका जीता तो वो मियो को साथ ले जाए और मियो की प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर कयोका हार गया तो उसे मियो को छोड़ना होगा। इस पे कयोका मान जाता है। अब उनकी फाइट शुरू होती है। इराटा अपनी गन से शूट करने लगता है, मगर कयोका बहुत स्पीड से उसके अटैक्स को डॉज करता है और काउंटर अटैक करता है, लेकिन वो सब एक इल्यूजन था। इराटा अपने मैजिक स्किल्स को यूज करता है और कयोका को इंजर्ड कर देता है। अब अगली बार जब इराटा इल्यूजन्स दोबारा से यूज करता है तो कयोका उसके इस प्लान को समझ जाता है। इराटा खुद को धुएं में गायब करता है और अपनी बहुत सारी क्लोन्स बनाता है, मगर कयोका कहता है कि ये सब फजूल है। तब वो अपनी अल्टीमेट पावर को यूज करता है। उसका अटैक इतना पावरफुल था कि इराटा भी हैरान रह जाता है। कयोका एक एक करके सभी क्लोन्स को खत्म कर डालता है, लेकिन इराटा फिर से अपनी क्लोन्स दोबारा वहां ले आता है। इस बार कयोका फायर मैजिक यूज करता है और जब वो अपना सबसे बड़ा फायर अटैक करने वाला होता है तब अचानक मियो सामने आ जाती है, लेकिन असल में वो मियो नहीं थी बल्कि एक और इल्यूजन था, और उसी इल्यूजन की वजह से इराटा उस फाइट को जीत जाता है। अब मियो कयोका की तरफ भागती है, लेकिन इराटा फौरन कयोका को अपनी पावर की हेल्प से वहां से टेलीपोर्ट करके उसके घर पहुंचा देता है। उस शाम हज़ुकी को जब सब पता चलता है तो वो कयोका पे गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि मियो को वापस लाओ। कयोका उसे बताता है कि मियो खुद भी यहाँ नहीं आना चाहती क्योंकि वो खुद भी बहुत कंफ्यूज है। हज़ुकी उसे कहती है कि मियो ने ये सब सिर्फ तुम्हें तकलीफ से बचाने के लिए कहा। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो फिर वो तुम्हारे लिए एक अच्छी लेडी बनने की कोशिश क्यों करती। हज़ुकी कहती है कि इस दुनिया में उसके पास सिर्फ तुम हो। अगर तुमने भी उसे छोड़ दिया तो फिर वो कभी भी दोबारा से एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकेगी। तभी एक कॉल आती है और पता चलता है कि कुछ लोग ब्रोस्टिक्स की वजह से मारे जा चुके हैं। मिया और उसकी फैमिली बिल्कुल सेफ है, लेकिन हर तरफ डेंजर बढ़ता ही जा रहा है। कयोका हज़ुकी से प्रॉमिस करता है कि एक बार इस मुसीबत को खत्म कर लूं, फिर मैं मियो को वापस लाऊंगा। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि स्टोरी मियो के घर की तरफ आती है। मियो काफी सैड बैठी होती है। वो बस कयोका के बारे में ही सोच रही थी। इराटा उसे तसल्ली देता है कि कयोका ठीक है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि वो एक बेकार इंसान है जो उसे लेने आने के बजाय अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रहा है। इराटा बताता है कि अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारी असल पावर बताई ही नहीं। वो कहता है कि तुम्हारी पावर इससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। तुम सिर्फ ख्वाबों में एंटर नहीं हो सकती, बल्कि किसी भी इंसान के माइंड को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकती हो। यहाँ तक कि उनके ख्वाबों के जरिए किसी का भी पास्ट और फ्यूचर भी देख सकती हो, और इस सब की कोई रेड लाइन भी नहीं, यानी तुम जिस मर्जी लिमिट को क्रॉस कर सकती हो। मियो ये सुन के हैरान होती है और पूछती है कि क्या मेरे पास इतनी पावर है तो ये अभी तक शो क्यों नहीं हुई थी। तब योशिरो रूम में आता है और बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारी मॉम सूमी की वजह से हुआ, जिसने बचपन में ही तुम्हारी पावर को सील कर दिया था। योशिरो अब उस सीक्रेट को खोलता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम 20 साल पहले का सीन देखते हैं। यासुबा फैमिली जो सुजुकी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बिजनेस करती थी, उस वक्त बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही थी। कंपनी बहुत जल्द बैंकक्रप्ट होने वाली थी और लोन्स भी बहुत ज्यादा हो चुके थे। ऐसे वक्त में सिमोरी फैमिली ने सुमी के लिए रिश्ता भेजा। कंडीशन ये थी कि अगर सुमी उनके बेटे से शादी कर ले तो वो पूरा लोन उतार देंगे और कंपनी को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। योशिरो को ये रिश्ता बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगता। यासुबा फैमिली का ब्लड वो किसी और फैमिली को नहीं देना चाहता था, इसलिए वो ना कर देता है। लेकिन एक दिन उसकी मर्जी के अगेंस्ट सुमी चुपके से उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब योशिरो को पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और सुमी को डांटने लगता है। लेकिन सुमी जानती थी कि अगर उसने ये सेक्रीफाइस ना दी तो यासुबा फैमिली मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शादी के बाद योशिरो ने अपनी बेटी से सारे लिंक्स कट ऑफ कर दिए और कभी उससे दोबारा बात न की, और इस बात पे वो आज भी रिग्रेट करता है। योशिरो मियो को लेके चेरी ब्लॉसम के उस ट्री के पास जाता है जहाँ सुमी ने उसकी पावर को सील किया था। वो मियो से कहता है कि तुम इस ट्री को टच करो ताकि तुम्हें सारी रियलिटी पता चल जाए। अब जब मियो उस ट्री को टच करती है तो उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और फिर उसे फ्लैशबैक में सभी कुछ दिखाई देने लगता है। वो देखती है कि ये शादी दरअसल सिर्फ यासुबा फैमिली की ब्लड लाइन से पैदा होने वाले बच्चे के लिए की गई थी ताकि सिमोरी फैमिली पावर हासिल कर सके।
जब मियो पैदा हुई तो सोमी ने एक नजर में ही उसकी पावर को जान लिया था। सोमी को फौरन रियलाइज हो गया कि अगर ये पावर दुनिया को पता चल गई तो लोग उसकी बेटी को सिर्फ एक टॉय समझेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए उसने चेरी ब्लॉसम के ट्री के नीचे मियो की पावर को सील कर दिया। सोमी को पता चलता है कि मियो को बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन वो यकीन रखती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मियो को वो खुशी मिलेगी जो उसका राइट है। अब 2 साल बाद जब मियो के फादर को ये रियलाइज होता है कि मियो के पास कोई भी पावर नहीं, तो वो मियो को अपनी बेटी मानने से ही इनकार कर देता है। सुमी उससे रिक्वेस्ट करती है लेकिन कुछ भी उस पर असर नहीं होता। सुमी पहले ही बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और मियो के ग्रैंडफादर चाहते थे कि वो मरने से पहले एक और बच्चा पैदा करे, लेकिन चंद ही महीनों बाद सुमी की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट में मियो ये सब कुछ देख के बहुत सैड होती है। उसे अपनी मॉम की सेक्रीफाइस का भी दुख होता है। अगली सुबह पहली बार ऐसा होता है कि मियो की नींद में कोई भी डरावना ख्वाब नहीं आता। वक्त गुजर जाता है। कयोका सभी ग्रोस्टिक्स को खत्म कर रहा होता है और दूसरी तरफ मियो भी अब ग्रेजुअली सही हो रही होती है। उसकी हेल्थ भी काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन उसके दिल में कयोका के लिए मोहब्बत और उससे दोबारा मिलने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। वो जानती थी कि उसकी मिस्टेक्स की वजह से ही ये सब कुछ हुआ और वो कयोका को सभी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इराटा कभी भी उसे घर से निकलने नहीं देता, क्योंकि जब यसुबा फैमिली का मेंबर होने की वजह से ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मियो और उसकी पावर्स को सेफ रखे। रात के वक्त कयोका और उसके सभी मेंबर्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने ग्रोस्टिक्स को मार गिराया, लेकिन हकीकत ये थी कि सबसे बड़ा एनिमी तो अब भी मौजूद था। तब अचानक कहीं से ग्रोस्टिक गोडो पे अटैक करता है, लेकिन कयोका गोडो को बचा लेता है और उस ग्रोस्टिक को मार देता है, लेकिन तभी वो ग्रोस्टिक उसे कर्स कर देता है और थोड़ी देर बाद कयोका अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाता है। इदमियो दोबारा से कयोका से मिलने की जिद करने लगती है। वो अपने ग्रैंडफादर से बार बार रिक्वेस्ट करती है। उसके ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर को देख के खुद की बेटी को याद करने लगते हैं। वो उसे एक आखिरी बार चेरी ब्लॉसम के ट्री के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि ये आखिरी बार है, तुम इसे टच कर लो, तुम्हें तुम्हारी मॉम से आखिरी बार मिलना है। मियो उस ट्री को टच करती है और अचानक उसके अंदर से रोशनी निकलती है। सुमी, मियो की मॉम, उसके सामने आ जाती है। सुमी मियो को बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है और एक आखिरी बार वो उसे गुड बाय कह देती है। तब मियो की सील हुई सारी पावर उसे वापस मिल जाती है। इसका मतलब था कि उसकी पावर पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी है। अब इराटा भागता हुआ वहां आता है और कहता है कि किसी ग्रोस्टिक ने कयोका को कर्स कर दिया है। मियो फौरन वहां से जाने लगती है, लेकिन इराटा उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हमने किंग से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मियो किसी भी दूसरे शख्स से कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। अगर हमने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो ना सिर्फ यसुबा फैमिली बल्कि तुम्हें भी पनिश किया जाएगा। योशिरो आगे आता है और कहता है कि इसे जाने दो, हम किसी भी किंग का कोई ऑर्डर नहीं मानेंगे। इराटा मान जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें सेफ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मियो अपना खूबसूरत किमोनो पहनती है और कयोका से मिलने पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में बेड पे अनकॉन्शियस पड़ा है। उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो उसके साथ लेटती है और अपनी आंखें बंद करती है। दरअसल ये सभी कुछ वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए कर रही थी, ताकि वो कयोका की बॉडी में एंटर होके उसे वापस ला सके। इस सब में उसकी सोल कयोका की बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वो सिमोरी यानी अपने फादर के घर में मौजूद है, लेकिन कयोका तो कहीं और एक फॉरेस्ट में ग्रोस्टिक से फाइट कर रहा होता है। वो हर एक को मारता है, लेकिन वो और ज्यादा आ जाते हैं। उनकी कोई लिमिट नहीं थी। अब कयोटा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, उसकी ब्रेडेड कोट भी गिर चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो मियो से अपोलोजाइज करना चाहता था। उसके आंसू, उसकी सैडनेस, उसे सब याद आता है। मियो इधर किसी भागते हुए शख्स को देखती है, उसका पीछा करती है। तब वो एक रूम में पहुंचती है जहां पानी ही पानी था। उसके सामने एक डोर ओपन होता है और वो अंदर एंटर होती है। अब सामने उसी की एक क्लोन खड़ी थी। वो कहती है कि तुम जैसी लड़की कयोका को डिजर्व नहीं करती, तुमने उसकी मोहब्बत को कोई वैल्यू नहीं दी, उसका दिल तोड़ा और अब देखो वो मरने वाला है। जो भी तुम्हारे पास आता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मियो आहिस्ता से कहती है कि हाँ, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, मैंने खुद को कयोका के लिए इम्प्रूव नहीं किया, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। क्लोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ऐसा शायद तुम्हें इसलिए लग रहा है कि तुमने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। मियो कहती है कि नहीं, ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं सेल्फिश बनना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारना चाहती हूँ जिसने मुझे जीने की हिम्मत दी। ये सब सुन के क्लोन को गुस्सा आता है। वो मियो पे अटैक करती है। वो क्लोन कहती है कि तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती, क्योंकि ये सबसे इजी ऑप्शन है। मगर मियो ना कर देती है और कहती है कि अब तो वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेगी।
तब मियो के अंदर से एक तेज रोशनी आती है। इसका मतलब था कि मियो ने उस क्लोन को हरा दिया। तब क्लोन उसे बेस्ट विशेस देती है और फिर वो उसी ब्रेडेड कोड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मियो अब कयोका के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होती है। वो देखती है कि वो ग्रोस्टिक्स के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन मियो उसे अपनी पावर के थ्रू एक फेंस के अंदर ले आती है। वो सभी एनिमीज को मार देती है, मगर कुछ अब भी जिंदा बच गए थे, क्योंकि उनको लाने वाला तो अब भी जिंदा था। तब हमें पता चलता है कि उन्हें वहाँ भेजने वाला कौन था। तब हमें एक केव दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें उस किंग को भी दिखाया जाता है जो नहीं चाहता था कि मियो किसी भी शख्स से कोई कांटेक्ट रखे। हमें पता चलता है कि असल एनिमी वही था, उसी ने उस सील को तोड़वाया था और फिर वो ग्रोस्टिक्स और क्रिएचर्स बाहर निकल आई थी। लेकिन अब वो मियो और कयोका दोनों को ही मारना चाहता था। वो अपनी पावर के थ्रू सारे ग्रोस्टिक्स को एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल देता है, लेकिन मियो कयोका का हाथ पकड़ती है और फिर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है। तब वो एक अल्टीमेट अटैक करती है जिससे न सिर्फ सभी ग्रोस्टिक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बल्कि केव भी गिर जाता है। इसका मतलब था कि फाइट खत्म हो गई। मियो उस ब्रेडेड कोड को दोबारा से कयोका के बालों में बांधती है। वो उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कयोका भी उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया, मुझे माफ कर दो। अब वो एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद वो दोनों असल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। उनके आसपास मौजूद सभी लोग उन्हें जिंदा देख के बहुत खुश होते हैं। जब इराटा वहाँ से जाने लगता है तो मियो उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि अब वो यहीं पे रहेगी। इराटा स्माइल करता है और कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। अगली सुबह जब सबको पता चलता है कि ये सभी कुछ किंग का एक प्लान था, तो उसे थ्रोन से हटा दिया जाता है और तकाई हिटो को नया किंग बना दिया जाता है। दूसरी तरफ कयोका और मियो कोडो फैमिली में वापस आते हैं। अब 7 दिन बाद वही सोशल गेट टुगेदर था। मियो व्हाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। कयोका उसका हाथ पकड़ता है और दोनों एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं, लाइफ की एक खूबसूरत जर्नी। और इसके साथ ही ये प्यारा सा एनिमे यहीं पे खत्म होता है।